नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बेंगलुरु में विभिन्न विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और लोकार्पण करेंगे। देश के शीर्ष सैन्य नेतृत्व ने कहा, अग्निपथ योजना को वापस नहीं लिया जाएगा, भर्तियां शुरू होंगी 24 जून से। असम में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है गंभीर, राज्य के 33 जिले बाढ़ की चपेट में। प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली में कल 44वीं शतरंज ओलंपियाड के लिए ऐतिहासिक मशाल रिले का शुभारंभ किया। देश में कल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन। देश भर में आज योग के पूर्वाभ्यास कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा और कुलगाम जिले में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 2 पाकिस्तानियों सहित 7 आतंकवादी मारे गए। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के गठबंधन ने संसदीय चुनावों में बहुमत से वंचित रहने का अनुमान व्यक्त किया। डबलिन में अंडर 23 महिला हॉकी टूर्नामेंट में भारत ने आयरलैंड को 4-1 से हरा दिया है। और क्रिकेट में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 5 T20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों की श्रृंखला 2-2 से ड्रॉ। बेंगलुरु में वर्षा के कारण अंतिम मैच रद्द। समाचार प्रभात में सिद्धार्थ सिंह के साथ मैं मुनीश शर्मा। देश के 75वें स्वाधीनता दिवस समारोह के उपलक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत सरकार अनेक गतिविधियों का आयोजन कर रही है। इस उत्सव को एक जनोत्सव के रूप में मनाते हुए आकाशवाणी समाचार स्वाधीनता संग्राम और उसके गौरवशाली इतिहास पर एक विशेष प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम प्रसारित करता है। आज अमृत महोत्सव क्विज का 89वां प्रश्न। आज का प्रश्न है, भारतीयों के खिलाफ ब्रिटिश राज के शोषण को उजागर करने वाला आंध्र प्रदेश में दर्ज पहला आपराधिक मामला काकीनाडा दंगा किस वर्ष में हुआ था? सवाल एक बार फिर सुन लीजिए। भारतीयों के विरुद्ध ब्रिटिश राज के शोषण को उजागर करने वाला आंध्र प्रदेश में दर्ज पहला आपराधिक मामला काकीनाडा दंगा किस साल में हुआ था? आप अपने उत्तर हमें व्हाट्सएप नंबर 8826546262 पर भेज सकते हैं या फिर हमें इस पते पर ईमेल भी कर सकते हैं। पता है हमारा अमृत महोत्सव quiz@prasarbharati.gov.in। ईमेल का पता एक बार फिर नोट कर लीजिए, अमृत महोत्सव quiz@prasarbharati.gov.in। एक भाग्यशाली प्रतिभागी को चुना जाएगा विजेता और कल के समाचार प्रभात में उनके नाम की घोषणा की जाएगी। विजेता को प्रमाण पत्र और पुरस्कार भी दिया जाएगा। सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार और आजादी के अमृत महोत्सव में शामिल रहिए हमारे साथ। आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव के पावन अवसर पर आकाशवाणी समाचार लेकर आया है अमृत महोत्सव क्विज। आप भी इस क्विज का हिस्सा बन सकते हैं। हमारे समाचार बुलेटिनों में पूछे गए स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े प्रश्नों का जवाब देकर आपसे ये सवाल प्रत्येक सोमवार और मंगलवार को सुबह 8 बजे प्रसारित होने वाले बुलेटिन समाचार प्रभात में पूछे जाएंगे। श्रोता ईमेल अमृत महोत्सव quiz@prasarbharati.gov.in पर अपने जवाब भेज सकते हैं। आप अपने जवाब व्हाट्सएप नंबर 8826546262 पर भी भेज सकते हैं। विजेता का चुनाव सही जवाबों में से लकी ड्रॉ के माध्यम से होगा और इसकी घोषणा अगले दिन इसी बुलेटिन में की जाएगी। विजेता को प्रमाण पत्र के साथ एक उपहार भी दिया जाएगा। साथ ही विजेता का नाम हमारे ट्विटर हैंडल पर भी फ्लैश होगा। तो आइए मनाएं आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव आकाशवाणी समाचार के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर्नाटक के 2 दिन के राजकीय दौरे पर आज बेंगलुरु पहुंच रहे हैं। वे कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे और कुछ अन्य का उद्घाटन करेंगे।
प्रधानमंत्री बेंगलुरु विश्वविद्यालय परिसर में डॉक्टर B.R. आम्बेडकर स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स यूनिवर्सिटी में बाबा साहेब आम्बेडकर की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। इसके बाद वे तकनीकी केंद्र के रूप में उन्नत किए गए 150 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का लोकार्पण करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री बेंगलुरु उपनगरीय रेलवे परियोजनाओं की भी आधारशिला रखेंगे। वे कर्नाटक में 7,231 करोड़ रुपए की 6 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे, जिनमें 5 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाएं और एक मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क शामिल हैं। प्रधानमंत्री के आगमन के लिए तैयारी पूरी हो चुकी है। 15,000 करोड़ लागत से बनने वाली बेंगलुरु सबअर्बन रेल योजना बेंगलुरु शहर को करीबी छोटे शहरों से जोड़ेगी। 2026 तक इसकी बनने की संभावना है। बागची पार्थसारथी रिसर्च अस्पताल एक अनोखा अस्पताल होगा, जहां विज्ञान, इंजीनियरिंग और मेडिसिन के गठजोड़ से नए चिकित्सा विधान खोजे जाएंगे। ब्रेन सेल रिसर्च सेंटर में दिमाग से जुड़े अनुसंधान को बढ़ावा मिलेगा। प्रधानमंत्री जी देश का इकलौता संपूर्ण वातानुकूलित, देखने में एयरपोर्ट जैसा रेलवे स्टेशन का भी उद्घाटन करेंगे। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु। प्रधानमंत्री शाम को मैसूरू रवाना हो जाएंगे। वहां वे महाराजा कॉलेज मैदान में मैसूरू और नागिनहल्ली में स्थापित नए कोचिंग केंद्रों की आधारशिला वर्चुअल माध्यम से रखेंगे। वे अखिल भारतीय वाक श्रवण संस्थान भी जाएंगे और उत्कृष्टता केंद्र राष्ट्र को समर्पित करेंगे। वे वहां केंद्र सरकार की योजनाओं के लाभार्थियों से भी मिलेंगे। प्रधानमंत्री मोदी सुत्तूर मठ में वेद पाठशाला भवन का उद्घाटन करेंगे तथा योग और भक्ति पर प्रकाशनों का विमोचन करेंगे। प्रधानमंत्री चामुंडी हिल्स स्थित श्री चामुंडेश्वरी मंदिर में देवी श्री चामुंडेश्वरी के दर्शन करने भी जाएंगे। उसके बाद वे मैसूर लौटकर विश्राम करेंगे। प्रधानमंत्री कल मैसूरू में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम में शामिल होंगे। इस बार योग दिवस का विषय है मानवता के लिए योग। आयुर्वेद, योग, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी विभाग की ओर से मैसूरू में कल विशाल योग दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। देश के शीर्ष सैन्य नेतृत्व ने सेना में भर्ती की अग्निपथ योजना को लेकर हुई हिंसा की कड़ी निंदा की है और कहा है कि ये योजना वापस नहीं ली जाएगी। एयर मार्शल एस.के. झा ने कहा है कि भारतीय वायुसेना में अग्निवीरों के पहले बैच की पंजीकरण प्रक्रिया 24 जून से शुरू होगी। ऑनलाइन परीक्षा 24 जुलाई से आरंभ हो जाएगी। कल नई दिल्ली में तीनों सेनाओं के संयुक्त संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए एयर मार्शल झा ने कहा कि इस साल 30 दिसंबर से पहले बैच का प्रशिक्षण प्रारंभ हो जाएगा। ये एक ऑनलाइन सिस्टम है जो हमारा वेल स्टैब्लिश्ड स्टार एग्जामिनेशन सिस्टम है। उसी के तहत ये नोटिफिकेशन और रजिस्ट्रेशन चालू होगी। इसके ठीक एक महीने बाद 24 जुलाई से जो फेज 1 ऑनलाइन एग्जामिनेशन है उसकी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और दिसंबर के अंत तक हम पहले बैच अग्निवीर को एनरोल कर लेंगे और 30 दिसंबर से पहले बैच की ट्रेनिंग शुरू हो जाएगी। लेफ्टिनेंट जनरल अनिल पुरी ने कहा कि भविष्य के युद्ध अलग प्रकार के होंगे और ये प्रौद्योगिकी पर आधारित होंगे। इसके लिए देश को नई क्षमताओं से लैस लोगों की जरूरत है और ये ताकत हमारे युवाओं की होगी। लेफ्टिनेंट जनरल पुरी ने कहा कि वर्ष 2030 तक देश की 50% आबादी 25 वर्ष से कम उम्र की होगी। हमारे को यूथफुल प्रोफाइल चाहिए बिकॉज आप सबको मालूम है 2030 के अंदर हमारे देश के अंदर 50% पीपल 25 साल की उम्र से कम होंगे। नो यूथ हम सबको मालूम है रिस्क ज्यादा लेता है, उसके अंदर जुनून ज्यादा है, जज्बा ज्यादा है। इस जुनून जज्बा को कैप्चर करना जरूरी है। हम चाहते थे कि ये यूथफुल प्रोफाइल आने से जोश और होश का कंपोनेंट है ये तकरीबन बराबर हो जाए। लेफ्टिनेंट जनरल पुरी ने कहा कि भारतीय सेना की आधारशिला है अनुशासन और इसमें आगजनी, तोड़फोड़ या हिंसा की कोई जगह नहीं है। उन्होंने कहा कि उम्मीदवारों को ये प्रमाणित करना होगा कि वो किसी आगजनी में शामिल नहीं थे। लेफ्टिनेंट जनरल बंसी पोनप्पा ने कहा कि भारतीय सेना में भर्ती की मसौदा अधिसूचना आज जारी की जाएगी। शर्तें और पात्रता वेबसाइट पर जारी कर दी गई हैं। उन्होंने बताया कि दिसंबर के पहले सप्ताह तक भारतीय सेना को 25,000 अग्निवीरों का पहला बैच मिल जाएगा और दूसरा बैच फरवरी 2023 में शामिल होगा। हमारा सिस्टम ऑफ रिक्रूटमेंट थोड़ा सा फर्क है।
इसमें हमारा पहला रैलीज होते हैं, फिजिकल टेस्ट एंड मेडिकल, उसके बाद हमारा जो एंट्रेंस एग्जाम होता है एंड देन वी सेंड फॉर अ कॉल अप एज पर द मेरिट। तो इसलिए हमारा जो रैलीज अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर चलेगा। ये 2 बैचेस में हमारा इंडक्शन होंगे इनटू द ट्रेनिंग सेंटर्स। पहला जो लॉट है, जो ज्यादातर तकरीबन 25,000 का आसपास है, वो आएंगे बाय दिसंबर फर्स्ट वीक और दिसंबर सेकंड वीक। द नेक्स्ट लॉट विल कम इन द फर्स्ट हाफ ऑफ February 23. In this whole, approximately 40,000 of the recruits for the Agnipath system will be inducted. वाइस एडमिरल दिनेश त्रिपाठी ने कहा है कि इस साल 21 नवंबर से नौसेना के पहले अग्निवीरों का बैच ओडिशा में INA चिल्का प्रशिक्षण संस्थान में पहुंचने लगेगा। हमारी जो टाइम लाइन्स है उसके हिसाब से 21 नवंबर जो हमने डेट चुनी है, 21 नवंबर को हमारा फर्स्ट अग्निवीर हमारी जो बेसिक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन है INS चिल्का ओडिशा में, वहां पर रिपोर्ट करना शुरू कर देगा। अग्निवीर जो हमारे आएंगे नेवी में वो जेंडर न्यूट्रल रहेंगे, तो विमेन अग्निवीर भी हम लोग ले रहे हैं और उसके लिए अपनी जो हमारी ट्रेनिंग करिकुलम है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो भी मॉडिफिकेशन करना है, वो काम ऑलरेडी शुरू हो चुका है। प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कल कहा कि अग्निपथ योजना देश के युवा बेरोजगारों के हित में लाई गई है। इस योजना का उद्देश्य उन्हें रोजगार देने के साथ साथ देश सेवा का अवसर प्रदान करना है। अग्निपथ के द्वारा युवाओं को रोजगार का भी एक साधन रहेगा, देश सेवा का भी एक उनके पास विकल्प है। और जो भ्रम पैदा किया जा रहा है कि पिछली व्यवस्था को तहस नहस किया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये अपने में एक बहुत ही बढ़िया और दूरगामी योजना है, जिसके तहत जो बिल्कुल बेरोजगार हमारे युवा हैं उनको 4 वर्ष तक अपनी सेवाएं देने का अवसर रहेगा। उसके उपरांत उनमें से कुछ एक मुस्तकिल तौर पर फौज में भर्ती रहेंगे, यदि नहीं रहते तो उनको दूसरे व्यवसायों में भी प्राथमिकता दी जाएगी। असम में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। राज्य के 33 जिले बाढ़ की चपेट में हैं। कल वर्षा से जुड़ी घटनाओं में 8 लोगों की मृत्यु हो गई। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। 5,000 से अधिक गांव बाढ़ के चपेट में आ गया है और 42 लाख से ज्यादा लोग बाढ़ के कहर से प्रभावित हुआ है। 1,86,000 से अधिक लोग आश्रय शिविरों में हैं। पिछले 24 घंटे में 9 लोगों की मौत हुआ है और 8 लोग अभी भी लापता है। बाढ़ और भूस्खलन की वजह से रास्ता, दलंग और खेती का नुकसान हुआ है। सेना अर्धसैनिक बल, NDRF, SDRF और स्थानीय प्रशासन की मदद से उद्धार और राहत सामग्रियों का वितरण किया जा रहा है। राज्य के कोई मंत्री बचाव कार्यों की निगरानी के लिए बाढ़ प्रभावित जिलों का दौरा कर रहा है। अमीनुल हक जोरदार, गुवाहाटी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम में 44वीं शतरंज ओलंपियाड के लिए ऐतिहासिक मशाल रिले का शुभारंभ किया। इसी वर्ष अंतर्राष्ट्रीय शतरंज संघ फिडे ने ओलंपिक परंपरा के तहत पहली बार शतरंज ओलंपियाड मशाल की शुरुआत की है। भारत पहला देश है जहां से शतरंज ओलंपियाड मशाल के सफर की शुरुआत हुई है। फिडे के अध्यक्ष अर्कादी दोरकोविच ने मशाल प्रधानमंत्री को सौंपी और उन्होंने उसे ग्रैंड मास्टर विश्वनाथन आनंद के हवाले किया। ये मशाल 40 दिन में 75 शहरों में ले जाई जाएगी और इसका अंतिम पड़ाव चेन्नई के पास महाबलीपुरम होगा। प्रत्येक जगह पर हर राज्य के शतरंज ग्रैंड मास्टर मशाल का स्वागत करेंगे। 44वीं शतरंज ओलंपियाड का आयोजन 28 जुलाई से 10 अगस्त तक चेन्नई में होगा। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि शतरंज का खेल इस बात की सीख देता है कि योजना बनाने में दूरदर्शी लोग वास्तविक सफलता हासिल करते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 8 वर्ष में शतरंज में भारत के प्रदर्शन में सुधार हुआ है। नए भारत का युवा हर खेल में आगे बढ़ रहा है और नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। नए भारत का युवा आज शतरंज के साथ हर खेल में कमाल कर रहा है। पिछले कुछ समय में ही हमने ओलंपिक, पैरालंपिक और डिफ ओलंपिक्स ऐसे बड़े ग्लोबल स्पोर्ट्स इवेंट्स को देखा। भारत के खिलाड़ियों ने इन सभी आयोजनों में शानदार प्रदर्शन किया, पुराने रिकॉर्ड तोड़े और नए रिकॉर्ड बनाए। टोक्यो ओलंपिक, पैरालंपिक, थॉमस कप और मुक्केबाजी में भारतीय खिलाड़ियों की हाल की सफलता का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में प्रतिभाओं की कमी नहीं है। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में कई खेल विश्वविद्यालय खोले जा रहे हैं।
देश की नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भी स्पोर्ट्स को दूसरे विषयों की तरह ही प्राथमिकता दी गई है। स्पोर्ट्स की दुनिया में युवाओं के लिए खेलने के अलावा भी कई नए अवसर खुल रहे हैं। स्पोर्ट्स साइंस, स्पोर्ट्स फिजियो, स्पोर्ट्स रिसर्च, ऐसे कितने ही नए आयाम जुड़ रहे हैं। देश में कई स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटीज भी खोली जा रही हैं ताकि आपके कैरियर बनाने में मदद मिल सके। युवा मामलों और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि भारत के लिए ये महत्वपूर्ण अवसर है। 188 देशों के 2000 खिलाड़ी शतरंज ओलंपियाड में हिस्सा लेंगे। उन्होंने कहा कि भारत में पहली बार शतरंज ओलंपियाड की मशाल रिले का आयोजन हो रहा है। 190 देशों के लगभग 3000 खिलाड़ी भारत में आएंगे, जो दुनिया भर के देश कई वर्षों की तैयारियों के बाद आयोजन करते हैं। भारत मात्र 3 महीने के समय में इसका आयोजन करने जा रहा है। भव्य आयोजन भी होगा। इससे चेस के प्रति जागरूकता भी बढ़ेगी और लोग इससे जुड़ेंगे भी। उत्तर प्रदेश में कल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर योग सत्रों में लोगों को भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से आज कई कार्यक्रम और समारोह आयोजित किए जा रहे हैं। राज्य में 3.5 करोड़ से अधिक लोगों के कल योग कार्यक्रमों में भाग लेने की उम्मीद है। राज्य के आयुष मंत्री दयाशंकर मिश्र दयालु ने आकाशवाणी को बताया कि योग सत्र सभी विरासत स्थलों, सरोवरों और ऐतिहासिक स्थानों पर आयोजित किए जाएंगे। जितने भी महत्वपूर्ण हमारे तीर्थ स्थल है, जितने महत्वपूर्ण तालाब, कुंड, सरोवर है, हमारी जो हेरिटेज जगह है जैसे सारनाथ है, अयोध्या, झांसी, बिठूर, श्रावस्ती, ऐसे करके जो भगवान बुद्ध के अलग अलग धार्मिक स्थल है, लखनऊ में जैसे रेजिडेंसी है, तो इन सारे स्थानों का चयन किया गया है। भारत सरकार से 6 कैबिनेट मिनिस्टर महत्वपूर्ण जगहों पे वो आ रहे हैं। श्री दयालु वाराणसी के मूल निवासी हैं। उन्होंने कहा कि इस बार वाराणसी में योग दिवस विशेष तरीके से मनाया जाएगा। बनारस के 75 घाटों का चयन हुआ है। 75 जो नावें हमारी, जिनको हम बजड़ा कहते हैं, बड़ी नावें जो होती है, उन नावों को गंगा की लहरों पर सजा के 75 की वो आकृति, 75 की आकृति वो नदी में बीचों बीच वो बनाएंगे। और इस तरह से बनारस के सारे महत्वपूर्ण दर्शनीय स्थल, तीर्थ स्थल जैसे सारनाथ है, तो अलग अलग जगहों पे, जौनपुर में जो ऐतिहासिक स्थल है वहां करा रहे हैं। उत्तराखंड में आज योग अभ्यास कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। हरिद्वार में पतंजलि आरोग्य केंद्र में आज सुबह स्वामी रामदेव के मार्गदर्शन में बड़ी संख्या में लोगों ने योगाभ्यास में भाग लिया। इस बीच राज्य के अन्य भागों में भी योग अभ्यास कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। राजधानी देहरादून में आज साइकिल रैली भी निकाली जा रही है। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों के साथ 3 अलग अलग मुठभेड़ों में 2 पाकिस्तानी आतंकी सहित 7 आतंकवादी मारे गए। कुपवाड़ा में सेना के 28 राष्ट्रीय राइफल्स और पुलिस के संयुक्त तलाशी अभियान के दौरान एक ठिकाने पर छिपे आतंकवादियों ने सुरक्षा बलों पर गोलीबारी शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में लश्कर-ए-तैयबा के 2 पाकिस्तानी आतंकवादी मारे गए। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचारों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बेंगलुरु में विभिन्न विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और लोकार्पण करेंगे। देश के शीर्ष सैन्य नेतृत्व ने कहा, अग्निपथ योजना वापस नहीं ली जाएगी, 24 जून से भर्तियां शुरू। बिहार में बिजली गिरने और वर्षा से जुड़ी घटनाओं में 21 लोग मारे गए और 13 घायल। असम में बाढ़ की स्थिति गंभीर, राज्य के 33 जिले बाढ़ की चपेट में। प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली में कल 44वें शतरंज ओलंपियाड के लिए ऐतिहासिक मशाल रिले का शुभारंभ किया। देश में कल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन, देश भर में आज योग के पूर्वाभ्यास कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा और कुलगाम जिले में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 2 पाकिस्तानी आतंकी सहित 7 आतंकवादी मारे गए। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के गठबंधन के संसदीय चुनावों में बहुमत से वंचित रहने का अनुमान। डबलिन में अंडर 23 महिला हॉकी टूर्नामेंट में भारत ने आयरलैंड को 4-1 से हराया। और क्रिकेट में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 5 2020 अंतर्राष्ट्रीय मैचों की श्रृंखला 2-2 से ड्रॉ। बेंगलुरु में वर्षा के कारण अंतिम मैच रद्द।
फ्रांस के संसदीय चुनाव में राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के मध्य मार्गीय गठबंधन आंसाम्बल को अधिकांश सीटें मिलने के बावजूद बहुमत से वंचित रहने का अनुमान व्यक्त किया गया है। दक्षिणपंथी नेशनल रैली को पहले की अपेक्षा काफी सीटों की बढ़त रहने का अनुमान है। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति आजादी का सफर। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी के साथ एक राष्ट्र का उदय। भारत का गौरवशाली स्वतंत्रता संग्राम आधुनिक विश्व के अब तक के सबसे बड़े संघर्षों में से एक है। आकाशवाणी समाचार आपके लिए प्रतिदिन इस संग्राम की एक झलक लेकर आता है। जून 1756 को बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला ने फोर्ट विलियम में किलेबंदी के अनाधिकृत निर्माण के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी को दंडित करने के उद्देश्य से कलकत्ता पर कब्जा कर लिया। उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना को बाहर कर किला जीत लिया। सिराजुद्दौला ने पकड़े गए कैदियों को ब्लैक होल नामक जेल में रखा था। ऐसा कहा जाता है कि कंपनी के 146 बंदियों को 18 गुना 15 फुट के एक कमरे में रखा गया था। हालांकि ये जीत केवल अल्पकालिक थी, क्योंकि एक साल बाद 1757 में प्लासी की लड़ाई में सिराजुद्दौला को अंग्रेजों ने हरा दिया। प्लासी की लड़ाई को आमतौर पर भारत में कंपनी के शासन की शुरुआत के रूप में देखा जाता है और भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार में पहला बड़ा कदम माना जाता है। आज हम क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी मनिंद्रनाथ बनर्जी को भी याद कर रहे हैं, जिनकी मृत्यु 20 जून 1934 को हुई थी। वे क्रांतिकारियों राजेंद्रनाथ लाहिड़ी और जितेंद्रनाथ सान्याल के निकट सहयोगी थे। सीआईडी के कुख्यात उपाधीक्षक J.N. बैनर्जी की हत्या के प्रयास में मनिंद्र नाथ को 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई थी। फतेहगढ़ सेंट्रल जेल में कैद के दौरान मनमथ नाथ गुप्ता और यशपाल के साथ मनिंद्र ने राजनीतिक बंदियों के बेहतर इलाज की मांग को लेकर 2 बार भूख हड़ताल की। दूसरी भूख हड़ताल ने मनिंद्र के स्वास्थ्य को बुरी तरह प्रभावित किया और 20 जून 1934 को उनका निधन हो गया। आकाशवाणी समाचार इस महान स्वतंत्रता सेनानी को नमन करता है। हम लुधियाना जिले के रहने वाले राष्ट्रवादी गुरनाम सिंह को भी याद करते हैं। गुरनाम सिंह ने 20 जून 1941 को व्यक्तिगत सत्याग्रह का आह्वान किया, जिसके लिए उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और 6 महीने के लिए जेल में डाल दिया गया। जेल से बाहर आने के बाद गुरनाम सिंह ने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया। उन्हें सलाखों के पीछे डाल दिया गया और मुल्तान, फिरोजपुर और लुधियाना जेलों में रखा गया। कर चले हम पिता जानपन साथियों, हम तुम्हारे हवाले वतन साथियों। गुरनाम सिंह को सितंबर 1944 में लुधियाना जेल में फांसी दे दी गई। इस शहीद को आकाशवाणी समाचार का नमन। 20 जून 1947 को सर्वोच्च बलिदान देने वाली मात्र 12 वर्ष की कन्या कलीबाई को भी हम आज याद कर रहे हैं। डूंगरपुर के महारावल ने राज्य पुलिस को भीलों के लिए उन सभी विद्यालयों को बंद करने का आदेश दिया, जिन्हें राजस्थान सेवा संघ डूंगरपुर ने स्थापित किया था।
19 जून 1947 को जब रास्तापाल गांव के एक भील विद्यालय के शिक्षक सेंगा भाई ने पुलिस अधीक्षक के आदेश का पालन करने से इनकार कर दिया तो उन्हें बुरी तरह पीटा गया, उन्हें पुलिस के ट्रक के साथ रस्सी से बांध दिया गया और खींचा गया। कलीबाई ने इस क्रूर कार्रवाई को देखा। वो बहादुरी से अपने शिक्षक की मदद के लिए दौड़ी और अपनी दरांती से ट्रक से बंधी रस्सी काट दी। राज्य पुलिस ने उन पर गोलियां चलाई। वो गंभीर रूप से घायल हो गई और उन्होंने 20 जून 1947 को डूंगरपुर के अस्पताल में अंतिम सांस ली। देश की इस बहादुर बेटी को सादर नमन। इसके साथ ही आजादी का सफर आकाशवाणी के संग श्रृंखला का ये अंक समाप्त हुआ। मिलते हैं कल अगली कड़ी में। डबलिन में 5 देशों के अंडर 23 यूनिफर हॉकी टूर्नामेंट में भारत की जूनियर महिला टीम ने मेजबान आयरलैंड पर 4-1 की जीत से अपने अभियान की शुरुआत की। प्रतियोगिता में आज भारतीय टीम का मुकाबला नीदरलैंड से होगा। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 5 2020 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला 2-2 से ड्रॉ हो गई है। दोनों देशों के बीच 5वां और अंतिम मैच कल रात बेंगलुरु में बारिश के कारण रद्द कर दिया गया। इस मैच में केवल 3 ओवर और 3 गेंद ही खेले जा सके थे। श्रृंखला ड्रॉ होने के कारण दोनों टीमों ने ट्रॉफी साझा की। और अब मौसम। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे और हल्की बारिश की भी संभावना बन रही है। मुंबई, चेन्नई और कोलकाता में भी बादल छाए रहेंगे। श्रीनगर और जम्मू में हो सकती है गरज के साथ बारिश, जबकि गिलगित में छाए रहेंगे बादल और मुजफ्फराबाद में गरज के साथ मूसलाधार बारिश की संभावना है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in/hindi पर भी उपलब्ध हैं। और सिद्धार्थ, अब आप बताएं कि क्या है खास आज के समाचार पत्रों में। जी हाँ मनीष, अगर आज के समाचार पत्रों पर एक नजर डालें तो आज भी लगभग सभी हिंदी समाचार पत्रों की सुर्खियों में अग्निपथ योजना की चर्चा बनी हुई है। सेना द्वारा इस योजना को वापस न लेने के स्पष्ट निर्णय का उल्लेख अखबारों के पहले पन्ने पर है। जनसत्ता की सुर्खी है, अग्निवीर के लिए आवेदकों को हिंसा में शामिल न होने का देना होगा शपथ पत्र। अमर उजाला ने सेना का साफ संदेश, जारी रहेगी योजना, उपद्रवियों की भर्ती नहीं शीर्षक से इस खबर को प्राथमिकता दी है। पटना में एक विमान की उड़ान भरते ही पक्षी से टकराने और विमान की आपात लैंडिंग तथा एक बड़ा हादसा टलने की खबर भी अखबारों ने प्रमुखता से प्रकाशित की है। दैनिक भास्कर ने अपने पहले पृष्ठ पर सबसे ऊपर कश्मीर घाटी की खूबसूरत तस्वीर को जगह दी है। लिखा है, कश्मीर में अचानक बर्फबारी से ठंडी हुई हवाएं। मानसून के मिजाज पर टिप्पणी करते हुए इसी अखबार ने खबर को शीर्षक दिया है, पहले खूब तरसाया, अब मानसून कहीं कहीं दोगुनी बारिश करा रहा है। बुलेटिन समाप्त होने से पहले अमृत महोत्सव क्विज का आज का सवाल फिर से सुन लीजिए। भारतीयों के विरुद्ध ब्रिटिश राज के शोषण को उजागर करने वाला आंध्र प्रदेश में दर्ज पहला आपराधिक मामला काकीनाडा दंगा किस वर्ष में हुआ था? आप अपने उत्तर हमें व्हाट्सएप नंबर 8826546262 पर भेज सकते हैं या फिर ईमेल भी कर सकते हैं हम इस पते पर amritmahotsav@prasarbharati.gov.in। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बेंगलुरु में विभिन्न विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और लोकार्पण करेंगे। देश के शीर्ष सैन्य नेतृत्व ने कहा, अग्निपथ योजना वापस नहीं ली जाएगी, 24 जून से शुरू हो जाएंगी भर्तियां। बिहार में बिजली गिरने और वर्षा से जुड़ी घटनाओं में 21 लोगों की मृत्यु, 13 घायल। असम में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है अब भी गंभीर। राज्य के 33 जिले बाढ़ की चपेट में हैं। प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली में कल 44वें शतरंज ओलंपियाड के लिए ऐतिहासिक मशाल रिले का शुभारंभ किया। देश में कल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का होगा आयोजन। देश भर में आज योग के पूर्वाभ्यास कार्यक्रम। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा और कुलगाम जिले में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 2 पाकिस्तानी आतंकियों सहित 7 आतंकी मारे गए हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के गठबंधन के संसदीय चुनावों में बहुमत से वंचित रहने का अनुमान। और क्रिकेट में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 5 T20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों की श्रृंखला 2-2 से ड्रॉ।
डबलिन में अंडर 23 महिला हॉकी टूर्नामेंट में भारत ने आयरलैंड को 4-1 से हराया। समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।